हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में वर्जीनिया वुल्फ के ही वर्क को कवर किया है, तो इस वीडियो में भी हम वुल्फ का एक बहुत ही फेमस उनकी बायोग्राफी को कवर करेंगे जिसका नाम है ऑरलैंडो अ बायोग्राफी। तो जो ऑरलैंडो है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 11 अक्टूबर 1928 में, और ये वुल्फ की 6th मेजर नॉवल है। नॉवल कह लीजिए या फिर आप इसको बायोग्राफी कह लीजिए। ये एक फंटेस्टिक हिस्टोरिकल बायोग्राफी है। ये जो बायोग्राफी है ये ऑलमोस्ट 400 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसे स्पैन करती है। मतलब जब ये स्टार्ट होगी तो जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1588, और जब ये एंड होगी तब रहेगा 1928। मतलब 400 साल का टाइम पीरियड ये एक बायोग्राफी कवर करेगी। अब नेक्स्ट है कि ये जो बायोग्राफी लिखी गई है ये क्यों लिखी गई है, क्योंकि बायोग्राफी होती है जब आप किसी और के लिए कुछ लिख रहे हैं, उसकी लाइफ के ऊपर बेस करके कुछ लिख रहे हैं। तो ये लिखी गई थी वीटा सैकविले वेस्ट के लिए, जो कि वुल्फ की किसी ज़माने में लवर हुआ करती थी। हालांकि वो खुद एक वुमेन थी, पर दोनों वुमेन के बीच के जो रिलेशन थे वो रोमांटिक रिलेशनशिप थी, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। इन दिनों एलजीबीटी को वैलिड कर दिया है, उस टाइम पे नहीं था। तो जो वीटा सैकविले थी और जो वुल्फ थी ये दोनों मेंबर थी ब्लूम्सबरी ग्रुप की। क्योंकि ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वर्जीनिया वुल्फ और कुछ उन टाइम के इंटेलेक्चुअल को लेके ये ग्रुप बना था, जो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं उनके लिबरल व्यूज़ के लिए, जो सेक्सुअलिटी पे उनके व्यूज़ थे उनके लिए। तो जो ऑरलैंडो है वो टोटल 6 चैप्टर्स में डिवाइड है। 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर्स के बीच में हमें ऑरलैंडो की कहानी पता चलेगी। ऑरलैंडो जो है वो एक लड़का है, एक आदमी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और उसके साथ एक चीज़ ये है, या फिर उसे कह सकते हैं गिफ्ट मिला है ये, कि उसके जो एज है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये 400 साल का टाइम पीरियड पूरी नॉवल में कंप्लीट करता है, और फिर भी उसकी जो एज होती है वो 30s के अराउंड ही रहती है। तो जो स्टोरी है वो फर्स्ट चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट होती है, जब जो ऑरलैंडो है उसकी एज 16 ईयर की थी, चैप्टर नंबर 1 में। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में उसकी अपीयरेंस के बारे में बता रखा है कि जो उसके चीक्स हैं वो रेड हैं, उसके जो टीथ हैं वो वाइट कलर के हैं, उसके जो नोज़ है वो एरो लाइक है, और उसके जो हेयर है वो डार्क कलर के हैं, और उसके जो हेड है वहाँ तक रहते हैं, और बोला गया है कि वो ब्यूटीफुल है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि एक मैन का डिस्क्रिप्शन इस तरीके पर दिया गया है जैसे कि वो फीमेल हो। तो जैसे कि वुल्फ जो हैं उनकी ये जो बायोग्राफी है ये कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी को शो करती है, उनकी जो लवर थी उनके साथ। तो इसीलिए इसमें जो ऑरलैंडो है स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि लोग जो है या फिर जो रीडर है वो कहीं ना कहीं ऑरलैंडो के जो अपीयरेंस है, उसका जो जेंडर है उस पर क्वेश्चन उठाने लगे, क्योंकि वो एक मैन है लेकिन फीमेल की तरह दिखाया गया है। अब जो स्टोरी है वह इसी तरह शुरू होती है। ऑरलैंडो एक यंग नोबल बॉय है, और वो प्रिटेंड कर रहा है कुछ सरों को काटने की तरह दिखा रहा है। वो ऐसे दिखा रहा है या फिर प्रिटेंड कर रहा है कि वो जो मूड्स हैं, उस टाइम पे मूड्स कुछ लोग हुआ करते थे, तो उनके हेड को काट रहा है, बिल्कुल उसके फादर की तरह और ग्रैंडफादर की तरह जैसे उन्होंने किया था। लेकिन अभी वो बहुत छोटा है और इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता है, किसी भी एडवेंचर पे, किसी भी ऐसे बाहर जाने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि बहुत छोटा है। लेकिन वो चाहता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, तो क्या सोचता है वो, एक टाइम होता है वो सोचता है कि वो वुड्स में जाएगा, मतलब जंगलों में जाएगा, और अपनी पोइट्री को फिनिश करेगा या फिर लिखेगा। अब वो वहाँ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सो जाता है वहाँ पर। जब वो सो रहा होता है तो जो ट्रम्प की आवाज़ होती है, जैसे कि जब कोई आने वाला होता है, जैसे कोई किंग एंड क्वीन आने वाले होते हैं, तो जो ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चलाए जाते हैं उनकी आवाज़ से उसकी जो नींद है वो खुल जाती है, और उसे पता चलता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है वो उनकी जो एरिया है जहाँ पर वो रहता था वहीं पर आने वाली है। तो वो वहाँ से भागता है, अपने घर जाता है, अपने आप को अच्छे से तैयार करता है, रेडी हो जाता है ताकि वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को देख सके। अब जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उसे देखती है, ऑरलैंडो को देखती है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उसके यूथ से, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो उसके यूथ को और इनोसेंस को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। लेकिन 2 साल के बीच तक कुछ नहीं होता, ऐसा उसकी तरफ से कोई भी नोटिस या फिर कोई भी लेटर नहीं आता है। लेकिन 2 साल बाद क्या होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ है कोर्ट से किसी को भेजती है ऑरलैंडो को लाने के लिए,
जब वो वहाँ जाता है तो जो एलिजाबेथ फर्स्ट है वो अपनी उंगलियों से, अपनी एक उंगली से, फिंगर से एक रिंग निकालती है और ऑरलैंडो को दे देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑरलैंडो है उसकी पोजीशन जो है वो एक स्टेवर्ड की तरह सिक्योर कर दी गई है कोर्ट में। अब इसी तरह ठंडियाँ आ जाती हैं, विंटर्स आ जाती हैं, और इन्हीं विंटर्स के दौरान क्या होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है वो ऑरलैंडो को देख लेती है एक लड़की के साथ, और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसका जो रेज है, जो गुस्सा है, वो बढ़ जाता है, और वो इसी गुस्से में अपनी तलवार से अपने एक मिरर को तोड़ देती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो ऑरलैंडो है वो पब में जाता है और इन्स में जाता है, वहाँ पर वो लो कंपनी को या फिर लो मैनर को एंजॉय करता है। आगे बताया गया है कि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर ही है लेकिन इसमें टाइम पीरियड कितनी जल्दी जल्दी स्पैन हो रहा है। अब बात आ गई कि जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई तो अब कौन किंग बनेगा, तो जेम्स द फर्स्ट जो है वो किंग बन जाते हैं। अब जो ऑरलैंडो है वो उनके कोर्ट में जाता है। उनके कोर्ट में जाने के बाद ऑरलैंडो को 3 लड़कियां या फिर 3 लेडीज़ पसंद आ जाती हैं शादी करने के लिए। एक का नाम है क्लोरिंडा। वो बहुत स्वीट है, जेंटल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि जो ऑरलैंडो है वो सुधर जाए। वो उसे सुधारने की कोशिश करती है, रिफॉर्म करने की कोशिश करती है। सेकेंड है फेविला। फेविला जो है वो ग्रेसफुल है, सुंदर है, लेकिन वो उससे इतना इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि उसने शायद उसकी कुछ चीज़ें सुनी होती है या फिर जो भी चीज़ें हैं। अब थर्ड जो नेम है उसकी स्पेलिंग ये रही, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो इसके बारे में जो ऑरलैंडो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये जो लड़की, इसकी जो फैमिली थी वो डीप रूटेड थी, बिल्कुल ऑरलैंडो की तरह, ऑरलैंडो के फादर एंड ग्रैंडफादर की तरह इसकी भी फैमिली बहुत ऐसी थी। तो अब लोगों को बोल दिया जाता है कि आप इन दोनों की जो शादी के कागज़ है वो तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब उसी दौरान क्या होता है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ग्रेट फ्रॉस्ट आ जाती है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है या फिर जो ओस पड़ती है वो आ जाती है। तो जो किंग है वो इसी वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ी होती है कि जो नदियाँ होती हैं वो जम गई होती हैं, पूरा बर्फ़ बन गया होता है। तो किंग अपने ऑर्डर देते हैं कि इस रिवर को सम सॉर्ट ऑफ कार्निवल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे लोग जो है वो स्केटिंग कर सके। एक रात ऐसा होता है, जो ऑरलैंडो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव फिगर देखता है उसी जो कार्निवल सॉर्ट ऑफ बनाया है उसी पर। लेकिन ऑरलैंडो यहाँ पर डाउटफुल है कि वो लड़की है या लड़का है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस ऐसी है। स्टार्टिंग में ऑरलैंडो के अपीयरेंस पे क्वेश्चन उठ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इसने जिसको देखा है उसकी अपीयरेंस भी ऐसी ही है, और ये है एक प्रिंसेस है जिसका नाम है सासा। अब इसकी जो अपीयरेंस है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच में अच्छी बातें होने लग जाती हैं, क्योंकि ऑरलैंडो एक पहला पर्सन है या फिर एकमात्र ऐसा पर्सन है जो कि फ्रेंच बोल सकता है, और साशा भी फ्रेंच बोलती है। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों जो उसी आइस पे उन दोनों की जो लव स्टोरी है वो चल रही है। अब जो साशा है वो सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग है, उससे टायर्ड हो जाती है। अब एक दिन वो उसे रशियन शिप दिखाती है, क्योंकि नदी जम गई थी, जो पानी था वो फ्रोज़न हो गया था, तो वहीं पे जो रशियन शिप थी वो भी जम गई थी, फ्रॉस्ट हो गई थी। साशा उस पे जाती है, चढ़ती है और अपने कुछ कपड़ों को लेकर आने के बहाने ऑरलैंडो को वहीं पे छोड़ देती है। ऑरलैंडो सोचता है कि कोई बात नहीं, उसका कुछ सामान होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो नहीं आती, ऑरलैंडो अंदर जाता है और देखता है कि जो साशा है वो एक सेलर की नी पर, उसके मतलब कि जो उसका पैर का एरिया होता है उस पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर वो उससे क्वेश्चन करता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसी दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि मिडनाइट पे वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा ही होता है, लेकिन ऑरलैंडो वेट करता रह जाता है, साशा वहाँ पर नहीं आती। सुबह हो जाती है, ऑरलैंडो देखता है कि जो फर्स्ट थी, जो नदी जम गई थी, अब वो चलने लग गई है, पिघल गई है, और रशियन शिप भी कहीं दूर हिलती हुई नजर आ रही है, मतलब कि साशा भी उसे छोड़कर चली गई है। ये था चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है एक इंटरल्यूड से। अब जो फर्स्ट थी उसके बाद समर आ चुकी है और इसे एग्जाइल कर दिया गया है, ऑरलैंडो को कोर्ट से निकाल दिया गया है। जून की मॉर्निंग है और ये एक मॉर्निंग उठ नहीं पाता, मतलब कि सो रहा होता है लेकिन सुबह उठ नहीं पाता, और अगले 7 दिनों तक ये सोता ही रहता है। उसके बाद जब ये उठता है तो ये बहुत सारी अपने पास्ट की चीज़ों को भूल जाता है। अब चीज़ें जब ये भूल गया है तो ये अकेला रहना पसंद करता है, और महीनों तक ये अपने घर में अकेले ही रहता है। इसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन से बचने के लिए जो इसका लव था लिटरेचर के लिए वो एक बार फिर से बढ़ जाता है। ये कुछ लिखना चाहता है। अब जो ऑरलैंडो की एज है वो 25 ईयर्स की हो चुकी है।
इसने 47 प्ले लिख दिए हैं, रोमांस और पोइट्री सब कुछ लिख दी। अब वो अपने सॉलिट्यूड को, अकेलेपन को ख़त्म करता है और एक फेमस ऑथर को अपने घर पे इनवाइट करता है जिसका नाम है निकोलस या फिर निक ग्रेन। निकोलस जो है वो शॉर्ट है, ऑकवर्ड है और लैक्स ऑफ गुड लुकिंग है। शेक्सपियर, मार्लो और दांते या फिर डन के वर्क्स को डिस्कस करते हैं। आगे जो ऑरलैंडो है वो फेडअप हो जाता है निक से भी, और बहुत सारी वो लड़कियों के साथ जो रह रहा था उससे भी फेडअप हो जाता है, राइटिंग से भी फेडअप हो जाता है और वो अपने सारे रिटन वर्क को जला देता है। अब जो ऑरलैंडो है उसकी एज हो गई 30 ईयर्स की और ये अपने घर को दोबारा से ठीक करवा, रीफर्निश करवा रहा है। इसके घर में टोटल 365 बेडरूम है और 52 स्टेयर केसेस है, मतलब कि 52 सीढ़ियाँ हैं और 365 बेडरूम है। अब यहाँ पर ये अपना एक पोइट्री या फिर वर्क लिखना शुरू करता है जिसका नाम है द ओक ट्री 1586 में। अब इसी टाइम पे एक क्वीन जो थी उसकी एक कज़न है जिसका नाम है रोमानिया आर्च डचेस हैरियट, वो यहाँ आती है। ऑरलैंडो को जो उसकी फिगर है बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लगती है और वो इसीलिए इंग्लैंड से भाग जाता है कि वो फिर से लव अफेयर में ना पड़ जाए। अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 में जो ऑरलैंडो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो नेगोशिएशन करना होता है चार्ल्स, जो किंग चार्ल्स द सेकंड थे उनके बीच में और टर्क्स के बीच में। अब तक जेम्स द फर्स्ट किंग थे, अब थर्ड चैप्टर में चार्ल्स द सेकंड किंग बन गए हैं क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा स्पैन होगा इसमें। दोनों के बीच में नेगोशिएशन करवाता है ये और फिर ये यहाँ से चला जाता है। जिस टाइम पे ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है, मतलब कि 1688 के अराउंड में या 1688 में, उस टाइम पे ये यहाँ पर नहीं होता है, इंग्लैंड में नहीं होता है। अब ये जो गया होता है टर्की चला जाता है तो वहाँ के अपने एक्सपीरियंस को इसमें शो किया गया है। अब जो किंग चार्ल्स थे वो इसके वर्क से, क्योंकि एज एम्बेसडर टर्की गया था तो इसके वर्क से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसे ड्यूक बना देते हैं। ड्यूक जो है एक अच्छी पोजीशन होती है कोर्ट में, जो इनका राजा का जो एरिया होता था, कोर्ट होता था वहाँ पे। अब जब उसका जो अफेयर था या फिर जो उसकी पोजीशन थी जब वो बढ़ जाती है तो इसी खुशी में ऑरलैंडो एक पार्टी को थ्रो करता है, पार्टी करता है। अब इस पार्टी में बहुत सारे फेमस लोग आते हैं, सब एकदम हाई क्लास बन के आते हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, फायरवर्क होता है, लेकिन उसी टाइम पे पार्टी में डिस्टर्बेंस हो जाती है, लोग यहाँ से वहाँ होने लग जाते हैं। अब जो वॉशर वूमेन थी जो साफ सफाई करती है ऑरलैंडो के घर पे, वो देखती है कि ऑरलैंडो विंडो से या फिर बालकनी से किसी वुमेन को रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू ऊपर खींच रहा है। और उस चीज़ को बहुत सारे और भी ऐसे उसके घर के सर्वेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि जो ऑरलैंडो है और वो जो वुमेन है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है कैसे है। उन दोनों की जो एम्ब्रेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। अब अगले दिन फिर से जो ऑरलैंडो है वो उठ नहीं पाता, उसके जो सर्वेंट है उसे उठाने के लिए आते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाता, अभी भी सो रहा है। जो सर्वेंट है वो देखते हैं कि उसके टेबल पर एक मैरिज लाइसेंस पड़ा है एक लड़की के साथ जिसका नाम है रोजीना पेपिटे। रोजीना जो है वो एक डांसर है और इन दोनों ने शादी शायद कर ली है, तो उसका वहाँ पे एक लाइसेंस पड़ा हुआ है। ऑरलैंडो आज फिर से नहीं उठ पाया, इसके बाद दूसरी बार हुआ था। अब 7 दिन बीत गए, ऑरलैंडो की जो आँख है वो नहीं खुली, वो सोकर नहीं उठा। और इस बार क्या हुआ, जो टर्क्स थे जिनके बीच में इसने नेगोशिएशन करवाया था, उन्होंने गलियों को जलाना शुरू कर दिया, उन्होंने टावर्स को जलाना शुरू कर दिया और वो सुल्तान के अगेंस्ट में हो गए। और इसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे टर्क यहाँ पर भी आए ऑरलैंडो के घर में। उन्हें लगा कि ऑरलैंडो ऑलरेडी मर चुका है क्योंकि वो 7 दिन से उठा ही नहीं है। वो उसके कपड़ों को चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, घर से भी चीज़ें चुरा लेते हैं। और उसके बाद 3 डिफरेंट फिगर्स आती हैं। एक है लेडी ऑफ प्योरिटी, लेडी ऑफ चैस्टिटी, लेडी ऑफ मोडेस्टी। ये तीनों आके ऑरलैंडो की बॉडी पर अपना अपना क्लेम करती हैं, लेकिन उसी के टाइम पे एक और ट्रम्पर आता है जिसका नाम है द ट्रुथ। वो आता है और ऑरलैंडो की बॉडी पे क्लेम करता है, बाकी तीनों फिगर वहाँ पे चली जाती हैं। अब ऑरलैंडो उठता है और वो देखता है कि वो नेक्ड है, वो वहाँ पर नेक्ड है और उसकी जो बॉडी है वो मैन की ना होके वुमेन की बन गई है। मतलब कि जो ऑरलैंडो अब तक एक मेल था वो इस पॉइंट पर आकर एक फीमेल बन गया है। लेकिन ऑरलैंडो अपनी इस चीज़ से बहुत खुश था क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल वुमेन था, उसके पास मेंस की स्ट्रेंथ थी, वुमेन का ग्रेस था। वो बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं था अपने इस नए बदले हुए जेंडर से। अब यहाँ पे क्योंकि वो वुमेन बन गया है तो वहाँ से निकलता है, जिप्सीज का कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। जिप्सी कौन होते हैं, वो जो ऐसे घूमते रहते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं हाथ देख के, उन टाइप के लोग।
तो ये उन्हीं के साथ रहता है, उनके बीच में बैठा रहता है, उन्हें अपने घर की चीज़ें बताता है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, ये है वो है। तो जिप्सी जो है वो कहते हैं कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें भी इस चीज़ पे शेम होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये चीज़ें, प्रॉपर्टी होना, ये सब चीज़ें होना शेमफुल था। अब वो सोचता है, ऑरलैंडो सोचता है, या बोल लीजिए या फिर बोलिए सोचती है, तो उसे लगता है कि वो जिप्सी के ग्रुप के साथ भी नहीं रह सकती है और वो इंग्लैंड वापस जाना चाहती है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। वो वापस सोचती है कि वो इंग्लैंड आ जाएगी। वो कुछ इंग्लिश वुमेन के कपड़े खरीदती है, क्योंकि अब तक वो आदमी था, अब औरत बन गया है। वो कपड़े खरीदती है वुमेन के, इंग्लैंड के लिए शिप पकड़ती है। अब वो उस तरीके से स्विम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पेटीकोट्स पहन रखे होते हैं। वो सोचती है ये गुड है या बैड है, क्योंकि उसे अब एक मैन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहेगी हमेशा। उसी में जो कैप्टन है निकोलस, उस शिप का कैप्टन है, वो उसे ऑफर करता है कि वो उसके लिए मीट को कट कर दे। अब वो यही सब चीज़ें सोच रही है कि एक वुमेन होने के बाद उसे मैन के साथ डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की जो कंपनी है उसे इंजॉय करते हैं। अब जो टाइम पीरियड है वो लेट 17th सेंचुरी का है, इंग्लैंड या लंदन की बात कर लीजिए। जब ऑरलैंडो वहाँ पर आती है या फिर आता है, वो देखती है कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी शॉप खुल चुके हैं और चीज़ें बहुत बदल गई हैं। वो ड्राइडन के बारे में और पॉप के बारे में सुनती है। कॉफ़ी हाउस कल्चर जो स्टार्ट हुआ था वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ड्राइडन और पोप के वर्क में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि कॉफ़ी हाउस खुल चुके हैं, कॉफ़ी शॉप खुल चुकी है। ड्राइडन और पॉप के बारे में वो सोच रही है। अब जब वो घर पर आती है तो देखती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज लग चुके हैं, लॉ सूट्स लग चुके हैं, और उनमें से पहला है ये कि वो डेड है, क्योंकि ऑफिशियली वो उसकी डेथ हो चुकी थी, तभी तो वो वुमेन बना है, तो उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। सेकंड ये है कि वो एक वुमेन है, तो वुमेन के पास उस टाइम पे प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। थर्ड ये है कि वो जो ऑरलैंडो है वो एक ड्यूक था, और इसके जो 3 बेटे हुए थे, रोजीना पेपिटे के साथ जो एक लड़की इसके साथ सोई थी एक दिन, तो उसके 3 लड़के थे जिसने इसके प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया था, तो ये 3 उसके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं। अब फिर से जो ऑरलैंडो है वो आर्च डचेस हैरिट को देखती है, जिसको देखकर वो इंग्लैंड भाग गई थी, ताकि वो भाग गया था बोल सकते हैं, ताकि वो उसकी तरफ सिड्यूस, तो वो उसे इनवाइट करता है या फिर वो दोनों आते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो आर्च डचेस हैरियट है वो ऑरलैंडो को प्रपोज कर देता है, क्योंकि अब वो एक वुमेन बन गई है ना, ऑरलैंडो एक वुमेन है। अब ऑरलैंडो है वो अपनी अपीयरेंस को, अपने जेंडर को बहुत अच्छे से यूज़ करता है। जब उसे लगता है कि उसे विमेन के कपड़े पहनने हैं तब वो विमेन के कपड़े पहन लेता है, जब उसे लगता है कि उसे मैन के पहनने हैं तो वो मैन के पहन लेता है। एंडिंग में पता चलता है कि जो 18th सेंचुरी है वो ख़त्म हो गई है और 19th सेंचुरी शुरू हो गई है। अब 5th चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें दिखाकर 19th सेंचुरी का। अब इसमें जो ऑरलैंडो है उसकी एक मेड उसे बताती है कि क्वीन विक्टोरिया ने एक ड्रेस पहन रखी है। उस ड्रेस को पहनने का मतलब है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को छुपा रही है। अब यहाँ पर ऑरलैंडो भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचने लग जाती है कि किसी ज़माने में या फिर आने वाले किसी टाइम पे वो भी प्रेग्नेंट होगी, उसका भी बेबी होगा। वो फिर से अपने ओक ट्री के बारे में सोचती है और सोचती है कि अब वो कुछ लिखने लायक नहीं है या फिर लिख नहीं पा रही है। और इस टाइम पे ऑरलैंडो की जो एज है वो 32 ईयर्स की है। वो अपनी उंगली में रिंग को देखती है जो कि फिर ज़माने में एलिजाबेथ ने उसे दी होती है। फिर वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है। ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती, तभी एक मैन आता है हॉर्स पर और इसका नाम है शेल। तो शेल दोनों आपस में 2 मिनट बात करते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, इंगेज हो जाता है कि वो शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पर्सन है, जो शेल है, वो एक्चुअली में एक वुमेन है और जो ऑरलैंडो है वो एक्चुअली में एक मैन है। ऑरलैंडो को हमें पहले से ही पता है, दोनों साथ में हैं। और वहाँ पर फिर एक लेटर आता है ऑरलैंडो के पास क्वीन विक्टोरिया का, जिसमें बता रखा होता है कि उसके सारे ही चार्ज जो थे, जो उसके ऊपर चार्ज लगे थे, वो सेटल हो गए हैं, क्योंकि जो उसकी टर्किश मैरिज थी उसे न्यूलीफाइड कर दिया गया है, तो उसके बच्चे अब उस पर क्लेम नहीं कर सकते। और जो उसका सेक्स था उसे डिक्लेयर कर दिया कि एक फीमेल है, क्योंकि अब तक उस चीज़ पे बवाल हो रहा था या फिर इश्यूज थे कि वो मैन है या वीमेन है। अब दोनों की बात बता रखे शेल और ऑरलैंडो के बीच में क्या चल रहा है। दोनों बिलीव नहीं कर पाते एक दूसरे के बारे में, पर फिर भी दोनों आपस में बहुत खुश हैं। और 5th चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब 6th चैप्टर आता है। 6th चैप्टर में क्वीन विक्टोरिया से जो किंग है वो किंग एडवर्ड आ चुके हैं। ऑरलैंडो कुछ लिखना चाहता है या फिर चाहती है, और वो अनाउंस करती है कि जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी द ओक ट्री, वो इस चैप्टर में आके फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। वो लंदन जाती है, ताकि लंदन की सड़कों पर जाती है ताकि कोई उसे पढ़ सके। वहाँ पर उसे मिलता है निक ग्रीन, जिसे उसने पहले भी एक बार बुलाया होता है।
एलिजाबेथ एज ख़त्म हो चुकी थी जहाँ पर पोप, ड्राइडन, मार्लो इस तरीके के वर्क हुआ करते थे। अब जितने भी वर्क हैं वो सारे राइटर अपने पैसे के लिए लिखते हैं। तो 1901 आ चुका है, किंग एडवर्ड किंग बन चुके हैं। अब अक्टूबर की बात बताई है कि 11 अक्टूबर 1928 है, मतलब कि प्रेजेंट का टाइम है और 10 बज रहे हैं सुबह के। तो जो ऑर्लैंडो है वो स्टोर पे जाती है, वहाँ पे उसे लगता है कि उसने साशा को देखा है, वो रशियन शिप में जो चली गई थी वो लड़की, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसने देखा नहीं है, पर उसकी एक स्मेल थी जो कभी साशा से उसे आती थी शायद, तो वही उसी स्मेल की वजह से, उसी सेंट की वजह से उसे ऐसा इल्यूजन हुआ। अब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि अब तक की उसकी लाइफ कितनी अलग रही है। एक यंग बॉय था, फिर एम्बेसडर था, फिर सेलर था, एक जिप्सी का ग्रुप ज्वाइन किया, एक लेडी बन गया, वुमेन इन लव बन गया। तो अब जो उसका वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो टाइम है वो मिडनाइट का हो चुका है। प्रेजेंट का टाइम है, वो ऑर्लैंडो को डरा रहा है। वो बाहर जाती है और अपने ओक ट्री जो उसने लिखा था पोइट्री को, उसे बरी करने के लिए कि उसे दफना देगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो नहीं दफनाएगी। फिर वो अपने घर की तरफ देखती है और सोचती है कि अब ये चीज़ जो है, ये जो घर है वो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, उससे बिलोंग नहीं करता है। उस टाइम पे उसे लगता है कि उसने अपने हस्बैंड को आते हुए देखा है, कि जो उसकी शिप है वो सेफ़ है। वो उसका नाम चिल्लाती है उसी टाइम पे। और उसी टाइम पे उसे लगता है कि जो क्वीन थी, जो मर चुकी थी, डेड क्वीन थी, वो एक बार फिर से उसके घर पे विजिट करने आती है। वो एक एरोप्लेन की आवाज़ सुनती है और आसमान की तरफ देखती है। उसे लगता है कि जो शेल उसका अ, होने वाला हस्बैंड था, सी कैप्टन था, वो बिल्कुल ठीक है और आ रहा है। और इसी टाइम पे एक बर्ड आती है उसके ऊपर से, और जो टाइम पीरियड है वो मिडनाइट में स्ट्राइक करता है और ये प्रेजेंट है। तो ये जो वर्क है, बायोग्राफी है, यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड को स्पेंड किया है और मेनली इसमें जेंडर इशू है, क्योंकि जेंडर स्टडी का वर्क है, जेंडर स्टडी में लगा हुआ है हमें। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।